हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। देखिए, एकदम वो स्मॉल जो लोन्स होते हैं जिनकी अमाउंट अगर आप देखोगे हार्डली 10-12 लाख रुपए के लगभग जो अमाउंट रहती है वो ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और ये किन्हें लोन देती है? तो देखिए, जो लो इनकम कस्टमर्स होते हैं, यानी कि हार्डली जो हमारी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसके बिलो उनका इनकम लेवल होता है, उन्हें ये लोन देने का ये कंपनी काम करती है। और अगर हम मेजर फोकस कंपनी का देखेंगे तो रूरल एरियाज और जो सेमी अर्बन एरियाज है वहां पे कंपनी का मेन फोकस हमें नजर आता है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट ये रह जाता है कि जब इकोनॉमी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही होती है, लिक्विडिटी काफ़ी इजीली अवेलेबल होती है, तो इन कंपनी के जो बिजनेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी नीचे रहता है। तो वहाँ पे ये जो लो इनकम ग्रुप वाले पीपल होते हैं तो ये इजीली अपने लोन का जो पेमेंट है वो पे कर पाते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे जैसे जैसे अभी ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल से वो इंक्रीज हो सकते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे इनके जो ग्रॉस एनपी के नंबर से वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर डेफिनेटली अगर ग्रॉस एनपी के नंबर इंक्रीज होंगे तो इन्हें ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी तो वहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा रिस्क हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आता है। तो जब टाइम अच्छा होता है तो इनके लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मल बैंक है उनकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें इन कंपनीज में देखने को मिल सकता है। लेकिन जब टाइम बैड होता है तो वहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क सामने आता है और ये कंपनी प्रॉफिट से सीधा लॉस में भी आती हुई हमें नजर आ सकती है। तो देखिए, लगभग 2800 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, इसका जो 52 वीक हाई है वो है 746 का। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी हार्डली अराउंड 400 रुपए के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे, देखिए जब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था तब लगभग 10 से 11,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप था और अभी लगभग 3,000 करोड़ से भी नीचे के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डेट टू इक्विटी का नंबर हमें यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो बिना डेट लिए ये कंपनी आगे पैसा नहीं दे सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू 384 रुपीज़ का है, 408 रुपीज़ का करंट प्राइस है। तो ऑलमोस्ट उसी के प्राइस पे ये चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें नजर आता है। लेकिन जो स्टॉक का पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये अराउंड 41 टाइम्स हमें नजर आ रहा है। तो देखिए, पिछले 12 महीने में जो कोविड की वजह से इंपैक्ट पड़ा है तो वहाँ पे प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ी है। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। अगर हम देखेंगे मोर देन 50% से नेट प्रॉफिट का नंबर नीचे आया है तो इसकी वजह से पी रेशियो का नंबर इतना ज़्यादा नजर आ रहा है। अगर वो फिर से उसी प्री कोविड लेवल पे ये नंबर आ जाते हैं तो वहां पे कंपनी का पी रेशियो में 20 का ही नजर आता है। तो ये देखिए, अगर हम देखेंगे कि 590 करोड़ का पहले कंपनी का रेवेन्यू था, फिर 1000 करोड़ से ऊपर आ गया था, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का आ चुका है। लेकिन देखिए, यहाँ पे 350 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी और यहाँ पे सिर्फ 150 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कंपनी का रहा है। तो ये देखिए, मोर देन 50% से नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का कम हुआ है। इसके पीछे का रीजन से अभी जैसे जैसे प्रोविजनिंग यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ी है तो इसकी वजह से जो न्यू लोन देने की कैपेसिटी है वहाँ पर भी जो जिस तरीके से एक्शन कंपनी की तरफ से लिए जाते हैं वो एक्सचेंज वहां पे कम हुए हैं और उसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर भी कंपनी का कम हुआ है। और अगर रेवेन्यू कम होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 259 से 292 फिर 353 करोड़, फिर दिसंबर 2019 में थोड़ी सी यहाँ पे ग्रोथ कम हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 421 करोड़, फिर जून 2020 में जो पिछले साल नहीं, जो फर्स्ट ईयर जिस साल कोविड आया था तो वहाँ पे कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला था। फिर उसके बाद में जब नॉर्मल से आई थी तो जो प्री कोविड लेवल के नंबर थे वो कंपनी के फिर से हमें आते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर उसके बाद में जून 2021 में जब कोविड की सेकंड वेव आई थी तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा था तो उसके बाद से ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही नंबर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी को 59 करोड़ का लॉस हुआ था। तो इसकी वजह से ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो पूरे साल में लगभग 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था।
तो देखा जाए तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो अभी पिछले कुछ क्वार्टर से सिचुएशन काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है, और अभी भी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है, और देखिए ये कंपनी किससे देती है, लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को देती है। तो अगर यहाँ पे जो नॉर्मली बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड वाली चीज़ें अगर 8 से 9% से अगर बढ़ेगी, तो यानी कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही अगर अपनी फुलफिल वो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे लोन के पेमेंट कैसे होंगे। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए कभी प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे फिर से कम हो रही है। तो ये देखा जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग है, 63% की मेरे ख्याल से अच्छी होल्डिंग है, लेकिन ये ऊपर नीचे चल रहा है तो उससे अपने इग्नोर करना चाहिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो एफआईआई ने रिसेंटली क्वार्टर में होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, उसके अलावा डीआईआई ने थोड़ी होल्डिंग कम की है, और रिसेंट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1% से यहाँ पे कम हुई है। तो इन अ वे जब रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती है तो उसे थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे अराउंड 36% की होल्डिंग पब्लिक है, वहाँ पे अराउंड 19% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, यानी कि जो पब्लिकली जो शेयर्स अवेलेबल है उसमें से 50% शेयर्स जनरल पब्लिक के पास ही है। तो उसे मेरे ख्याल से ज्यादा आपने अट्रैक्शन उसे नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो देखिए बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड ये सब डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे मुथूट फाइनेंस हो या फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हो, तो इन कंपनीज के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। अब ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि पहले लगभग कंपनी 350 करोड़ कमाती थी और अभी भी फिर से 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आ जाएगा, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे का मेन रीजन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे और प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, आने वाले टाइम पे प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बैड लोन के नंबर है यानी कि जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, उसकी वजह से इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो देखिए 407 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अभी पिछले 1-2 दिन में अगर आप देखोगे अराउंड 20-25% ये स्टॉक ऊपर आया है, लेकिन फिर भी अगर हम 5 साल के ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे 52% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है लोगों का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कहाँ लगभग ऑलमोस्ट 1400 रुपये के हाई से भी 400 रुपये के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो काफ़ी धीरे धीरे करके डिक्रीज होने वाला है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 या 6 महीने इस कंपनी के लिए काफ़ी टफ रहेंगे, और वहाँ पे शेयर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं कि शेयर प्राइस अपसाइड के मूव्स मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। तो देखिए अभी थोड़े मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे थे तो वो थोड़े रिजॉल्व हुए हैं, तो उसकी वजह से अभी अराउंड 20-25% ये स्टॉक ऊपर आया है। तो देखिए जब ये स्टॉक अभी 20-25% नीचे ट्रेड हो रहा था तब लगभग अराउंड 2300 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप था। तो अभी अगर आप देखोगे तो इतनी छोटी कंपनी में 20-25% का मुंह आना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाएगी तो स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे उनकी से मूव आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे करके उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट करना है मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा नजर आता है। तो अगर आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमी में आने वाले टाइम पे लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है तो उसकी वजह से काफी अच्छे लोन्स इनकी तरफ से दिए जा सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इनके जो नेट इंटरेस्ट के मार्जिन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो लो इनकम वाले पीपल होते हैं इनको कोई लोन नहीं देता है। ये कंपनीज मिनिमम इनका जो लोन ये जो कंपनी देती है वो 10% के ऊपर के इंटरेस्ट पे ये लोन देते हैं, और अगर आप देखोगे हार्डली 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा उठाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे इनके 5 से 6% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो इन्वेस्ट कीजिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।